परमात्मा ने बचपन बहुत सुंदर बनाया है जी। बचपन में जो आदमी संघर्ष कर रहा होता है उसे पता नहीं होता वो संघर्ष कर रहा है। ये बाद में पता चलता है मैंने संघर्ष किया। मैं भी कभी निगेटिव नहीं सोचता, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। और मेरे मन में ये होता है तो उससे मुझे नुकसान भी पहुंचाया जाता है, तभी मैं उसके लिए पॉजिटिव सोचता हूँ। रात के मांग सितारे नहीं सजो सकते, रूप के सूत्र बहाते नहीं पिरो सकते, मेरी कुटिया से ये माना कि महल ऊंचे हैं। किसी भी काम को करने की चाहे आते अगर बच्चे को गोदी में तो बाहर चले आती है, तो हर एक कोशिश करता था कामयाबी से भी ऊंचा कि मंजिल बाद में आती है। क्या तो पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। ये जो महाकाव्य आप लेकर आए हैं कुछ 2 वर्ष पूर्व मेरे ख्याल से 2018 में ये जी प्रकाशित हुई थी। मेरा अनुमान है इसके पूरे होने में 40 वर्ष लगे। कुछ प्रकाश डालें कि 40 वर्ष क्यों लगे और इसमें है क्या? ये मेरी मंजिल मेरे कदमों से लिपट कर रोई, जब से जाके मेरे पाँव के छालों में। सत्र में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है दोस्तों, हमारे लिए और कविशाला के लिए और कविशाला के सभी दर्शकों के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही हर्ष का है। हालांकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कविशाला संस्था ने टाइम अचीवमेंट अवार्ड हर वर्ष देना सुनिश्चित किया है और इसका पहला अवार्ड जो कविशाला द्वारा दिया जा रहा है वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को दिया जा रहा है। नमस्कार। डॉक्टर कुंवर बेचैन से आप सभी परिचित हैं, उन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम ही काफी है। हालांकि ये कार्यक्रम हम ऑनलाइन नहीं करना चाहते थे, हम चाहते थे कि इसे घर से बाहर किया जाए और दर्शकों के सामने हम आपको सम्मानित करें, लेकिन ये कोरोना काल में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती कि हमें इसे ऑनलाइन ही करना पड़ा। खैर हमें पता है कि हमारे सारे दर्शक आपके चाहने वाले बहुत ही उत्साहित हैं आपसे आज की बातचीत को सुनने के लिए, देखने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशोक अंकुर जी। बहुत आपकी कविशाला नाम की संस्था के बारे में मैंने सुना, पटल के बारे में सुना और ये जाना कि 2017 से ये आपका कार्यक्रम चल रहे हैं इस प्रकार के, और पूरे देश में 47-48 शहरों के अंदर जो नई पीढ़ी के रचनाकार हैं उन सबको भी आप प्रोत्साहित करते हैं, जो पुराने लोग हैं उन सबको सम्मानित करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस सम्मान को हासिल करते हैं। आपको ये सम्मान देकर हम सभी सम्मानित हुए हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को, आपके चाहने वालों को ये जो मोमेंटो है वो कविशाला की संस्था की तरफ से, अंकुर मिश्रा जो संस्थापक हैं उनकी तरफ से ये दिया जा रहा है। तो एक बार पुनः बधाई। इस बहुत बहुत धन्यवाद अशोक अंकुर जी और अंकुर मिश्रा जी, दोनों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे जैसे व्यक्ति के लिए आपने सम्मान के लिए चुना। मैं तो बहुत अदना सा लेखक हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत स्नेह मुझे दिया है। हमारे दर्शक जो है वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ और इस सम्मान को हासिल करते हैं सब आप लोगों की कृपा है जो मैं ये प्राप्त कर पाया हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा परिचय कुल 7-8 वर्षों का हो गया और मुझे पता है कि आपकी साहित्य की यात्रा कई दशकों की है और मुझे बहुत कुछ आपके बारे में पता है, लेकिन बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनको आपके बारे में नहीं पता है। तो मैं चाहता हूं कि आप शुरुआत यहीं से करें। आप बातचीत की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आप बताएं कि आपकी साहित्यिक यात्रा शुरू कहाँ से हुई, वो कौन सा क्षण था, पल था, कौन सा साल था जहाँ से ये शुरुआत हुई साहित्यिक यात्रा का? जी ऐसा है अशोक जी कि वैसे तो मेरा जन्म 1 जुलाई 1942 का है जी, और जलालाबाद में कांच नाम का कस्बा है, उसके पास में उमरी नाम का एक गांव है, उसमें मेरी पैदाइश, मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताश्री जो हैं श्री नारायण दास सक्सेना, उनका नाम था। तो मेरी माताश्री का नाम श्रीमती गंगा देवी था। लेकिन दुर्भाग्य से मैं जब 2 महीने का था तभी मेरे पिताश्री नहीं रहे। मैं इस गाँव में बहुत दिनों के बाद पहुंचा, 2 महीने की अवस्था से गाँव को छोड़ दिया था और मैं
उस गाँव को 2 महीने का था, कोई गाँव छूट गया मेरे यहाँ से। बहुत दिनों के बाद उस गाँव में गया, पता चला मुझे उसका आज भी हम लोगों का वो जो सड़क है, गली है, उसको पटवारियों की गली कहा जाता है। और मेरे पिताश्री जो थे उन्होंने, क्योंकि 2 महीने का था तो उस समय मुझे गोदी में लेकर के मेरा कुंवर ऐसे करके कहा, तो मेरा नाम ही कुंवर बहादुर हो गया। अरे वाह। और मुझे पता चला कि मेरे नाम से उसी गली में कुआं भी है, कुंवर। अरे वाह। हाँ, अभी जो है थोड़ा बंद किया गया। खैर वो एक लंबी कहानी है, और दोबारा बात करेंगे, आप मैं बताऊंगा उस बात को। लेकिन जहां तक आपने कहा कि मेरी कविता यात्रा कैसी शुरू हुई, तो वो ये है कि मैं मदर के साथ में और बहन की शादी के बाद में चंदोसी के पास में सफर का वहां का गाँव है, जिला मुरादाबाद। तो हमारे बहन सब वहां थे, वहां चले गए। वहां से मैं पढ़ने आता था, 5 मील दूर जगह थी। और मैं 4-5 साल का था, तो उस समय मैं थक जाता था आने जाने में। मेरे जो बहनों साथ श्री जगवाल सक्सेना, मेरी बहन प्रेमवती नाम था उसका, तो वहां से मैं आया करता था वो पढ़ने के लिए। तो मैं थक जाता था, तो मेरे जीजा जी ने चंदोसी में ही मकान लेकर के हम लोगों पर रहने लगे पढ़ाई। और वहां जब मुझे पढ़ाई शुरू हुई तो मैं दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि मैं जब दर्जे 3 में था तो मेरी मदर का देहांत भी हो गया। तो बहनों ने मुझे बहुत प्यार किया, और ज्यादा 2 साल की उम्र में आ गया था मैं वहाँ। फिर दुर्भाग्य से 9 वर्ष का हुआ तो मेरी बहन का भी देहांत हो गया। तो केवल हम 2 लोग ही रह गए, जीजा जी और मैं। वो एक किसान आदमी थे और मजदूर थे, तो दूसरे खाया करते थे, प्रेस में मशीन मैन थे। तो ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जो जिंदगी गुजरी, वो तो फिर ये हुआ कि 9 साल की उम्र में 7 साल की जिंदगी हाथ में आ गई। और अपने आप ही रोटी बनाना, अपने आप ही पुताई करना, ये सब कुछ, मतलब एक कच्चे मकान का जो हिसाब किताब होता है, वो जिंदगी मैंने सारी की सारी गुजारी जीजा जी के साथ। और जीजा जी हम 2 ही लोग थे। साल में गाने का मुझे शौक था, फिल्मी गाने वगैरह गाता गाता था। और जैसे आपने समझ लिया मेरी जिंदगी इस प्रकार की थी, तो इसलिए बहुत से दुख के गीत में जाकर गाया करता था, फिल्मी गीत, उस समय जो चल रहे थे तक। तो 7वें दर्जे में जब मैं पढ़ता था, तो आवाज मेरी ठीक ठाक थी। तो मेरे जो क्लास के विद्यार्थी होते थे, फील्ड में बैठ जाते थे थोड़ी देर के लिए, गाने होते चलते थे, मैं गाने सुनाया करता था। न जाने कैसे अचानक ऐसा हुआ कि मैं उन फिल्मी गानों को गाते गाते अपने मन की व्यथा भी कुछ शब्दों में ढालने लगा। कुछ ज्यादा मुझे ज्ञान तो था नहीं उस समय, लेकिन हाँ, अगर एक तुकबंदी जिसे कहते हैं, वो तुकबंदी में करने लगा। तो तुकबंदी का ही बड़ा मजेदार किस्सा है। हमारे दोस्त था चंद्रभान जी, और एक हमारा दोस्त था विजेंद्र, नाम था उसका। तो हम दोनों लोग बहुत ही साथ में रहते में फास्ट फ्रेंड थे। तो चंद्रभान जी जो थे वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र थे उस उम्र में। और अ, हम दोनों में कंपटीशन हो जाता था मुझे और विजेंद्र में, कि भाई इसे तूफान बनाओ। तो चंद्रभान, ऐसे जो है सूरज भान, ऐसे करके पान भान, खान भान, इस तरह तूफान, मतलब जी सारे तूफान मिलाते थे। और जब तूफान थक जाते थे मिलाते मिलाते, कोई हम दोनों में से कोई एक ऐसा होता था जो कभी वो जीत जाता था, कभी मैं जीत जाता था। तो हमारा वो तुकबंदी जो है वो करनी आ गई। और मन की व्यथा जो थी वो मैं कहने की कोशिश करने लगा। तो मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था, 8वां दर्जे पढ़ता था वो। उसके बाद हम नवी कक्षा में आए। तो नवी कक्षा में आने के बाद में ऐसा हुआ कि वो हाई स्कूल था, भारत सैनिक हाई स्कूल कहलाता था उस समय। उसका नाम चंदू इंटर कॉलेज है। उसमें हमारा दाखिला हुआ, विजेंद्र और हम दोनों लोग वहां दाखिला लिया था वहां पर। तो जो कविताएं पढ़ाई जाती थी उस समय 9th क्लास में, कॉमर्स से विद्यार्थी था, तो उसमें कविता अच्छी लगती थी। हमारे जो वहां के प्रिंसिपल थे, श्री SR अत्रे नाम था उनका, बहुत अच्छे प्रिंसिपल, वो अंग्रेजी के व्यक्ति थे। तो एक अंग्रेजी का भी था थोड़ा, तो वो अंग्रेजी पढ़ाया गया। तो उसमें एक कविता थी, तो कविता बहुत अच्छी लगी मुझे जी। और मेरे मन की व्यथा जो थी वो चली रही थी एक तरफ। तो मैंने दुख की कुछ कविता लिखते लिखते इस तरफ आ गया मैं। और मैंने कविता लिखी कि ऐ सुंदर फूलों की सुंदर आशा हो सके अगर तुम मुझको ये बतलाओ,
तुमने ये मादक गंध कहाँ से लाई, तुमको छूकर ही चली गई परवाई, यदि हो सके तो मुझको कुछ समझाओ, सुंदर बाबा के समझाओ। ये नौवीं कक्षा में, यानी नई कक्षा में। अरे वाह। अब क्या था कि वो हमारे जो क्लास टीचर थे, पंडित महेश्वर दास शर्मा नाम था उनका, बहुत अच्छे गीतकार थे, लेकिन वो मंचों पर नहीं रहते थे, लिखते बहुत अच्छे। तो उन्होंने मैगजीन के संपादक हुआ करते थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि मैगजीन के लिए करता लेके आओ क्लास में। उन्होंने बताया तो हम ही करता, लेके चले गए उनके पास। जब उन्होंने करता लिखी पढ़ी तो उन्हें ये लगा कि मैं ये करता नहीं लिखी, तो उनको लगा ये बच्चे जो है किसी और की कविता ले आते हैं कैसे। वाकई नौवीं कक्षा के हिसाब से ये कविता आज मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे लिख दी। आज मैं खुद चकित हो जाता। अगर कोई नौवीं कक्षा का विद्यार्थी आपके पास ये कविता लेके आए तो आपसे कहेंगे कि इसकी नहीं है। तो मैं मादक गंध कहाँ से आई, मतलब इस तरीके से। क्या बात जी। तो उन्हें सब शब्द संयोजन कितना सुंदर है। तो उन्होंने मुझे शक की निगाह से देखा, पहले फिर जो उन्होंने परीक्षा दी और चाहा कि मैं वो आंख सकेंगे मैं ही इसका कवि हूँ, तो उन्होंने मुझे तुलसीदास की कविता लिखने के लिए भेज दिया, ये जानने के लिए कविता लिख सकता है, लिख सकते हैं। अब उस जमाने के अंदर जाओ, मैंने कहा कि विद्यार्थी को कविता ऐसे तो लिखने के ऑर्डर पर लिख करेंगे। बैठे रहे 2 घंटे, नहीं लिखी गई, रोते हुए आई, हमने ऐसा वो तो कविता हमने लिखी थी, हम पहला लिखी जा रही। तो उन्होंने फिर वो कागज बनाया और उन्हें कागज निकाल के हमें दिया और कहा कि जाओ दोबारा जाओ लिखना होगा। तो हम फील्ड में जाके बैठ गए। तो हमने जो है तुलसीदास की जीवनी याद कर रहे थे, तो 2 लाइनें याद आ गई उनकी जीवनी की, और तुकांत हम सीख ही गए थे। तो हमने लिख दिया कि संबत 1554 में उत्पन्न हुए थे तुम तुलसी, श्री राम से पिता तुम्हारे, माता का नाम था तुलसी। उसमें मन के अंदर पूरी गंदी को आगे बढ़ाई, हिम्मत करके वहां पहुंचे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो बड़ा चीज में करता सुनाई, क्लास में सुना दूं। तो बड़े शाही, बहुत ही शर्मीले विद्यार्थी थे, तो सुना नहीं पाते थे, लेकिन उनके वो हाथ में दूर रखते थे, तो वो दिखाई दिया। तो हमने जो सुना दिया क्लास में सुना दी थी। उसके बाद हम बोले अच्छा ठीक है, कल तुलसी जयंती का फंक्शन है, उसमें तुम्हें पूरे स्कूल के सामने सुना नहीं। हम डर गए, हमें भैया कहाँ सुनाएंगे, अब तो हमें घर में अकेले सुनाने वाले, यार दोस्तों के बीच में क्लास में कैसे सुनाएंगे, और सारे कॉलेज के विद्यार्थियों के सामने कैसे सुनाएंगे। तो खैर वो भविष्य की बात ही थी। अपना दोस्त जो था वो विजेंद्र जो नाम था हमारा दोस्त का, वो ज्यादा झांकता नहीं था, शर्मीला नहीं था, डांटों में हिस्सा लेता था। तो हमने सोचा जब गा भी लेता था, तो हमने उसको कहा कि मिल गया तू तैयार कर दिया उसको। तो हम लोग थोड़ी देर हो गई, फंक्शन शुरू हो गया। जैसे मैं हॉल के अंदर प्रवेश किया, वैसे हमारे गुरु जी जो थे पंडित महेश्वर शर्मा जी, उन्होंने हमें देख लिया, और उसी समय वो कोई ऐसा था कि वो आइटम पूरी हो रही थी, उन्होंने तुरंत मुझे बुला दिया और मैं सीधा उनके माइक पर पहुंच गया। तो मैंने सुनाई, और डरा डरा करता सुनाई, आवाज में कम था, कांपती हुई आवाज, पाँव डगमगाते हुए। तो मैंने उस करता सुनाई, तो उन्होंने मुझे वो फर्स्ट प्राइज मिला। अरे 9th क्लास की बात है, 1955 की बात, 1955 जी। तो फिर वो वहाँ 15 दिन डिबेट हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा कि तुम डिबेट में करता निकलाया करना, तो मुझे वहाँ करता करने का अभ्यास किया। तो हाई स्कूल मतलब मैं था, यानी 1957 प्रथम श्रेणी पास हुआ मैं जी, और बहुत खुश हुई। और भी वो टीचर्स थे तो मुझे बहुत प्रेम करने लगे। जब मुझे मेरी जिंदगी के बारे में पता लगा कि मैं बचपन में माँ बाप नहीं रही है जी, जैसे टीचर करने की, टीचर के मन में जो विद्यार्थी के प्रति एक प्रेम होता है वो और ज्यादा बढ़ आया। तो उन्होंने बड़ी सहायता की सभी टीचर्स ने। तो इस तरह से हाई स्कूल पास किया। हाई स्कूल में मैंने 4 लाइनें ऐसी लिखी जो लोगों को पसंद नहीं। अच्छा, तो उन दोनों बिल्कुल सही जो थे जी, वो चंदू सिंह है हमारे संबल दरवाजा जगह की, वहां पर उनका एकल काव्यपाठ था रात भर का। ये तो की बात है, ये कभी उन्हीं दिनों की बात है जब 57 जी। तो वो हमारे वहाँ आए थे, तो हमने जो है वो जिस लाइन में सुना अच्छी लगती थी उनकी लाइन, तो हमने वो रुबाइयाँ कहते थे जी, कतार कहते हैं ना। हाँ, तो हमने 4 लाइनें लिखी जी। रात के मांग सितारे नहीं संजो सकते,
रूप के सूत्र बहाते नहीं के रो सकते, मेरी कुटिया से ये माना कि महल ऊंचे हैं, मेरे सपनों से मगर ऊंचे नहीं हो सकते। क्या बात है, क्या बात। 1957 में मैंने अपना है तो वो बहुत पसंद आई बस यार। तो फिर तो ऐसा हुआ कि सन 1959 में मैं वहां से फिर डिग्री कॉलेज में आ गया। उस जमाने में इंटर कॉलेज जो है वो डिग्री कॉलेज में शामिल होता था, बाद में इंटर कॉलेज अलग हो गए, लेकिन उन दोनों इंटर कॉलेज हुआ करते थे और डिग्री कॉलेज होते थे वो 11वें दर्जे से शुरू होकर 11वें तक होते थे। तो मैं वहाँ एडमिशन ले लिया एसएम कॉलेज चंद्र सिंह। 1959 में हमारे गोल्डन जोड़ी बनाई गई इस कॉलेज की। अच्छा, एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, उसमें बेकर उस्ताद साहब नीरज जी कहा करती थी। हाँ, उस समय में ये नहीं थे सारे जी, मुझे याद है नीरज जी से टाई वाई लगा करके कितने साल के थे और बड़ा जलवा था उनका, नीला सूट पहने हुए टाई लगाए थे और वो लोग आए तो बहुत बड़ा कवि सम्मेलन था। गोल्डन जोड़ी थी ना, इसलिए हमें स्कूल की तरफ से एक विद्यार्थी होता है ना जी, उसके भी समझ में हमें हमारा नाम उसने हमारे स्कूल वालों ने कॉलेज वालों ने रख दिया। हम सारे मोहल्ले में शोर मचाते थे हमारा कैसा मास्टर नहीं होगा। चांस की बात ये है कि वो ऐसा प्रोग्राम हुआ कि देर में शुरू हुआ, कुछ हुआ, हमारा नाम मतलब रह गया, हमारा बनना शुरू हुआ। अच्छा, क्योंकि बड़ा कवि सम्मेलन था और फिर वो ध्यान तो सबका गया हमारे ऊपर, लेकिन बड़ा देर हो जाएगी, लड़का है पता नहीं कैसे सुनाए क्या करेगा, तो बना ली तो हमारा नाम हासिल। उस समय हमने कविता नहीं सुना पाया, मन में बड़ा अफसोस हुआ, बोलने वाले में क्या क्या है उदासी नहीं छा गई उनके जी। उसके बाद फिर चंदू सिंह के पास में एक और जगह थी, तो चंदू सिंह एक उस समय कवि थे बहुत अच्छे, सुरेंद्र मोहन मिश्र जी, जो गीतकार बहुत अच्छे, बाद में भाषा के कवि हो गए। वो टटोलते थे नए लोगों को, नई खिलाफ, तो मैं उनकी निगाह में आ गया। अच्छा, उनकी निगाह में आ गया तो वहां पर एक मुशायरा भी होता था, कभी कभी होता था हमारे चंदू सिंह नहीं पूरी मोहल्ले में, तो वो कराने वाले हुआ करते थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि जो है इसमें शामिल हो जाओ। मैं शामिल क्या हो जाओ, वो सम्मेलन चल रहा था और किसी ने बताया कि लड़का बैठा हुआ है, मुझे सुनने आया, ये भी कविता कर रहा है मोहल्ले का। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ हाँ कौन है भाई, तो मुझे वो मैंने ये वाली कविता जो थी ना, कभी मैंने सुनाई, 4 लाइनें सुनाई थी, जो मेरी बेस्ट लाइनें होगी, सुनाता रहा। फिर बहरहाल उन्होंने मुझे बहुत बड़ा अनुभव दिया, वो मुझे चारों तरफ चंदोसी से कहा। सन 1959 से मैं बड़े कवि संघ में जाने लगा, बिलारी गया, चंदोसी आसपास की जगह थी, बिसौली, बदायूं, मुरादाबाद, अलीगढ़, अतरौली, जो क्षेत्र था, तो ये कविता की यात्रा की जो शुरू हुई वो वहां से। तो ये यात्रा अगर मैं मानूं तो 58-59 तक शुरू हो गई, सन 55 से शुरू हो गई, 55 से शुरू हो गई, 55 में पहला काव्य पाठ आपने किया, 55 से शुरू हो गई, 55 से शुरू हो गई, मतलब आपका कविता पाठ करते हुए आपको 65 वर्ष हो चुके हैं। मुझे कविता पाठ करते हुए जो मंच पर कविता पाठ जी, बाहर कविता पाठ करते हुए सन 59 से मैं हूँ, तो 61 साल है ऐसे और वो शिक्षा वाली घटना को 65 वर्ष हो गए जी। ये कितना अद्भुत है। अच्छा, आपकी आपकी गीत सुनते हैं, आपकी गजलें पढ़ते हैं, कहीं भी उसमें निराशा नहीं झलकती, हालांकि आपका जीवन इतना संघर्षपूर्ण रहा, बचपन में इतनी सारी चीजें आपने झेली और उसके बाद भी कभी आपने जो अपनी पहली कविता सुनाई या फिर दूसरी 4 पंक्तियां जो सुनाई कि मेरे सपनों से बड़े नहीं हो सकते, ख्वाबों से बड़े नहीं हो सकते, तो ये कैसे, ये सकारात्मकता कैसे आपने बनाए रखी? और वही उस उम्र में, जिस उम्र में बहुत संभावना होती है कि आप निराशा के पास जाएं और हतोत्साहित हो जाएं। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि परमात्मा ने बचपन बहुत सुंदर बनाया है जी। बचपन में जो आदमी संघर्ष कर रहा होता है उसे पता नहीं होता वो संघर्ष कर रहा है, बाद में पता चलता है मैंने संघर्ष किया। उस समय जो उसका माहौल होता है, जो परिवार होता है, जो माँ बाप होते हैं, जो मोहल्ला होता है, उसमें इतना वो खो जाता है, उसे पता नहीं होता कि मैं जो कहीं और ना वो कंपेयर करता किसी से, मतलब हमारे हम जी आप तो पढ़ने लगे बालक जी, और वो संपन्नता आ गई सामने, लेकिन उस समय कोई मतलब ये नहीं बैठता। मुझे लगता है कि ये मेरे मन में जो किसी प्रकार की निराशा नहीं आई, उसके पीछे एक तो कारण ये मेरे बचपन,
जो उस समय मुझे समय ऐसा था। हाँ, क्योंकि उस समय दिमाग नहीं होता, उस समय नहीं सोचता। अब आजकल आप किसी कॉलोनी में चले जाओ, गरीब लोगों के बीच में चले जाए, वो बच्चे मस्त होते हैं जी, मतलब उन्हें नहीं पता कि आप वो गरीबी में जा रहे हैं, संघर्ष क्या हो क्या है, क्या हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली महसूस किया था, मैं खुद में रोटी बनाने लगा ना, 9 साल की उम्र से चूल्हे पर रोटी बनाने लगा, है ना। मैं खुद जो है सफाई करता था, खुद खुद जो है पुताई करता था, खुद कुएं से पानी भरता जाता था, खुद कपड़े धोता था, खुद उस पर लोटे में डाल करके अंगारे और प्रेस करता था। तो ये सब मेरा था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रही वो क्या होती, जिनके बीच में हम होते उनकी सोच क्या है, इससे बहुत परिवर्तन होता है। जीजा जी जो थे मुझे कभी भी उन्होंने निरंतर, जब हम दो लोग थे, निरंतर मुझे सहयोग देते रहे। किसी प्रकार से उन्होंने ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मुझे कोई अभाव है, एक पिता का अभाव, माँ का अभाव, एक बहन का अभाव है, ऐसा मुझे महसूस ही नहीं होने दिया। बच्चे की तरह 2 साल की उम्र में आ गया था उनके पास में, तो मुझे बिल्कुल उसी बेटे की निहार देखते थे। भले ही हम जीजा मसाले थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे बेटे के अलावा नहीं समझा, उसी तरह प्यार दिया, उसी तरह से वैसे उल्लसित हुए, जैसे मेरे तक पहुंचे हुए, परेशान हुए, खुशी में खुश हुए। तो वो जो मुझसे मिला, उनसे सकारात्मक सोच मिला। अगर मुझे डांटते, फटकारते, कुछ और करते, मैं रोता रहता, मुझे परेशान करते, तो हो सकता है कि मेरे मन के अंदर एक और प्रकार की बात आती। दूसरा क्या था कि उस जमाने में मोहल्लेदारी बहुत जी, ऐसी मोहल्लेदारी थी कि अब मेरा ठीक है, मेरा परिवार तो नहीं था उस समय। मेरे घर में मतलब मैं अकेले जिले में नौकरी नहीं चले गया, पढ़ के आया, ताला लगा के बिल्कुल ताला खोला के अकेले ही वहाँ रोटी बना रहे हैं। तो लेकिन मोहल्लेदारी की वजह से मोहल्ले के लोग जानते थे कि लड़का जो है, बच्चा जो है, ये बचपन में ऐसे ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उनके मन में कर्सी भी आई मेरे प्रति, दया भाव, करुणा भाव, ये भी रहा उनके मन में, और ये भी रहा कि ये मेहनती लड़का है जी, ठीक में परेशानी। तो जैसे मोहल्ले वालों के अंदर होता ना बेचारा, तो बेचारा जो है वो भी कई बार जो आदमी को बहुत सहयोग, ये शब्द भी सहयोग दिलवाता है जी। तो किसी ने स्वेटर बुन दिया मेरा, दादी ने जो जब किसी ने दादी कहा कि नानी है, चाची है, मेरे घर में नहीं थी, लेकिन मोहल्ला जो है, दादी हो गई, चाची हो गई, नानी हो गई, ताई हो गई, तो ये सब जो है इस प्रकार का जो वातावरण मोहल्ले वालों में मिला, सबने सकारात्मक चीज मुझे दी। अब मैं उन्होंने मेरा मुझे सहयोग किया, तो इसलिए मेरे मन के अंदर सहयोग की भावना बनी, मतलब सकारात्मक सोच जो है बना रहा, और मेरे मन के अंदर भी आता मैं भी जिसके लिए कुछ कर सकता हूँ उसे करूँ। मैं भी कभी निगेटिव नहीं सोचता, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। और मेरे मन में ये होता है तो उसमें मुझे नुकसान भी पहुंचाया जाता है, तभी मैं उसके लिए पॉजिटिव सोचता मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। मैंने आपको कभी बताया नहीं है। तो मेरी माताजी बिहार में गोपालगंज जिला है, वहाँ में लेक्चरर हैं, और लक्ष्मी के कॉलेज में एक और लेक्चरर है, नागेंद्र जी। तो उनके मुंह से हम काफी समय से गीत सुनते आते थे। मैं बात कर रहा हूँ 90s, 95-96 इस तरह की बात कर रहा हूँ। और तब तक ना तो मेरा कविता से कोई जुड़ा हुआ था ना कुछ, और ये उन्हें भी नहीं पता था कि ये किसका गीत है। और अंततः जब 2014 के बाद आपसे जुड़ा हुआ और सुनना जब मैंने शुरू किया, तो एक दिन आपके मुंह से ये गीत सुना मैंने, तो पता चला कि आपका गीत है। और वो गीत था कि वो बद्री बाबुल के अन्ना जी, क्यों ना कुछ एक उस गीत की लाइनें आपको गुनगुनाएं। मैं उनकी कविता पढ़ता रहता हूँ फेसबुक जी जी, और सत्यजी आप भी इतने अच्छे गजलकार हैं, इतनी बहुत अच्छी गजल आप कहते हैं, और मैंने खूब सुना है आपको, और बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे आपसे मिल करके। और माना कि आप मेरे से मिलना तो नहीं हुआ है, लेकिन फेसबुक के माध्यम से मैंने जी सुना। तो वो जो गीत है तब में उसने मुझे बड़ी ख्याति दिलाई। और अ, ये जो गीत जो है फिल्म में भी आया जी, भविष्य का फ्यूचर नाम की फिल्म बनी जी, बनी, तो मुझे अच्छा लगता है जी। और दूरदर्शन पर सबसे पहली बार ये गाया गुणागर जी ने गाया, छोटे लाल जी वहाँ दूरदर्शन पर पूरे संगीत निर्देशक थे। मैं कवि सम्मेलन में सुना कर आया था, दूरदर्शन कवि सम्मेलन था, बहुत पुरानी बात हो गई। और जब मैं सुना कर आया तो उन्होंने पीछे पीछे एक आदमी भेज दिया, कहा हमको ये गीत लियाओ, रक्षाबंधन आने वाला है, तो उस पर हमने जो है ये गीत को फिल्मा कर दिखाया। तो ऐसे हुआ तो उन्होंने एक दे दिया, हमने ये गीत को दे दिया, तो छोटे लाल जी की तरफ बनाई, बहुत अच्छी तरह उमा गांधी ने गाया, बहुत अच्छा। मैं तो गा नहीं सकता उस तरीके से सुना जी। तो वो समय एक बहन जो दहेज वगैरह साथ में नहीं ले गई, तो
बहुत ही पति द्वारा द्वारा सब प्रताड़ित थी, तो अपने मन की व्यथा बादल बिजली प्रवाही के माध्यम से कहती है। बहुत बार सुना चुका हूँ, आज भी सुना था। दर्शक मेरे जो बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत बार सुना है, आज भी सुनाना उसकी जीवित कहने से नहीं करना है। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अंखियां, बिटिया की अंखियां। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अंखियां, बिटिया की अखियां। कांटे भी है मोरे मन की मछरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया, मरुथल की हिरनी है गई सारी उमरिया। तो गिर मैया के अंगना जइयो, जइयो तड़पियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की सखियां, बिटिया की सखियां। बदरी बाबू के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। सोनी पड़ी है मोरे मन की अटरिया, सोनी पड़ी है मोरे मन की अटरिया। लीनी ना तूने कोई भोली खबरिया, लीनी ना तुमने कोई मोरी खबरिया। तुकारा भाभी के अंगना जइयो, उड़ी उड़ी के इतनी कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी ननदी की पतियां, ननदी की पतियां। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। अंतिम है। न तो रक्षाबंधन भेजा गया, उसे भेजा गया रक्षाबंधन पर, न राखी ही भेजने दी गई, तब भी किस प्रकार से वो अपना रक्षाबंधन मना लेती है, सुनिएगा। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। अब के बरस राखी भेज न पाई, अब के बरस राखी भेज न पाई। सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई। तो पुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कर लैया कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बहना की रखियां, बहना की रखियां। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जइयो बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोरी बिटिया की अखियां, बिटिया की अखियां। क्या बात, बड़ा खूबसूरत गीत है। मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, ये जो महाकाव्य आप लेकर आए हैं कुछ 2 वर्षों पूर्व, 2 वर्ष पूर्व मेरे ख्याल से 2018 में ये जी प्रकाशित हुई थी। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है इसके पूरे होने में कितने 35 वर्ष लगे, 40 वर्ष लगे। तो ये कुछ प्रकाश डाले कि 40 वर्ष क्यों लगे और इसमें है क्या प्रतीक पांचाली में, और ये किस बारे में? ये सब जो है प्रतीक पांचाली, ये मैं शुरू किया था लगभग सन 76 में, और एक छोटी सी
कभी कभी हम यात्रा करता हूँ, तो हाँ बुक स्टोर पर छोटी किताब ले लेता हूँ। तो मैंने एक सती द्रौपदी नाम की पुस्तक जी मगर खरीदी, और वो मैं रास्ते में पढ़ता था। तो उस समय संक्षेप में। तो मेरे मन के अंदर ये आया कि ये तो बहुत बड़ी बात है, इसमें कुछ कहना चाहिए। अच्छा, मैं क्योंकि प्रतीक का प्रेमी माना जाता हूँ जी नवगीत, और मैंने लिखे प्रतीकात्मक में मुझे ज्यादा रुचि है प्रतीक चुनने में। चाहे वो श्रृंगार के गीत लिखे या नवगीत शैली के लिखे, जो भी लिखे। तो मैं जब पढ़ता गया तो मुझे लगा इसमें तो हम कोई प्रतीक बना सकते हैं। तो वैसे तो कुल मिलाकर के मेरी लगभग 35 पुस्तकें प्रकाशित हैं, और दूसरी किताब सामने आती रही, क्योंकि इसमें बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है। जैसे लिखने में, गजल कहने में, गीत कहने में इतना जो है नहीं होता, इसमें एकाग्रता बहुत चाहिए। तो मैंने शुरू किया, वो बहुत अच्छा छंद विधान हो गया। तो हुआ ये कि मैंने सोचा कि आखिर ये क्या बात में ढूंढी जा सकती है, प्रतीक बन जाए। तो मुझे लगा आदमी की जो जिंदगी है वो द्रौपदी है, पांचाली है। अरे, कि पांचाली द्रौपदी का ही नाम है जी। और इसलिए मैंने इसका नाम प्रतीक पांचाली दिया, प्रतीक दिए हैं। कहानी भी चल रही है साथ साथ, ठीक है, साथ साथ प्रतीक भी चल रहे हैं। तो मुझे लगा आदमी की जिंदगी जो है वो द्रौपदी है, और 5 प्रतीक कौन है? ये 5 हमारे जीवन के लिए, जिंदगी के लिए 5 चीजें जरूरी है, वो उसमें बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगा कि रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर जो धर्मदास जी उसके कहलाते हैं जी। तो मैंने कहा मानव धर्म जो सबसे बड़ी चीज है, बड़ी चीज अगर जिंदगी को अच्छा बनाना है तो सबसे ऊपर सबसे बड़ा भाई कौन है? रजिस्टर है, धर्मराज है, रजिस्टर है, मानव विचारधारा के हैं। तो अगर हमारी जिंदगी में रजिस्टर हो, यानी कि हमारी जिंदगी के साथ में धर्म, मानव धर्म, हिंदू मुस्लिम वाला धर्म नहीं, वो हो, तो क्या कहना। फिर मुझे लगा भीम कौन है? फिर तो भीम शक्ति की प्रतीक है। भीम शक्ति की प्रतीक है, तो मुझे लगा कि आदमी की जिंदगी में आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति ये जरूरी है। अगर आप जिंदगी सफल बनाना चाहता है कोई, जीवन को वास्तव में जीवन बनाना चाहता है, तो शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए मुझे भीम लगा, भीम लगे मुझे जिंदगी की जो प्रवृत्ति है उसके लिए भीम भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर मुझे लगा अर्जुन कौन है? तो फिर मैं पूरी कहानी पढ़ी तो उसमें देखा कि हर जगह अर्जुन सबसे आगे बढ़ के काम करते हैं। और तो भाई होते हैं, लेकिन आप देखिए लगातार जहां होते हैं अर्जुन सबसे आगे होते हैं। तो मैंने अर्जुन कर्म की प्रति, संसार में ये कर्म प्रधान संसार है, अगर कर्म नहीं है तो क्या अकर्मण्य आदमी जिंदगी क्या क्या जिएगा? तो कर्मण्यता जो है वो बहुत आवश्यक है आदमी के अंदर। तो मुझे लगा अर्जुन जो है कर्म के प्रति है, तो जिंदगी में कर्म अर्जुन भी चाहिए, यानी एक द्रौपदी को अर्जुन चाहिए, तो वो हमारी जिंदगी को कर्म चाहिए। फिर मैंने नकुल कौन, तो उसमें कहीं आ गया था जैसे वो जो है पुल बनाने का काम करते थे, मतलब जीवन में कोई रुकावट आई तो पुल बनाए। तो मैंने विज्ञान, तो मुझे लगा नकुल जो है विज्ञान के प्रति है। विज्ञान जो एफिशिएंसी देती है, आज जो हमारा काम बहुत दिनों में हो पाता उस काम को हम जल्दी कर सकते हैं विज्ञान के माध्यम से। तो विज्ञान की जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है, हर चीज का विज्ञान एक अलग, हमारी जिंदगी में विज्ञान की बहुत आवश्यकता, अलग अलग समय में जो विज्ञान है वो जरूरी होता है। तो मैंने उसको नकुल को विज्ञान का प्रतीक माना। फिर मैंने कहा सहदेव, सहदेव बहुत खूबसूरत है, कलात्मक। तो मैंने कहा जिंदगी के लिए कला की बहुत जरूरत है, है ना, बिना कला की जिंदगी निरस है कुछ नहीं। बिल्कुल। तो सहदेव मुझे कला के प्रति मालूम पड़े, सारी कला, काव्य कला, वास्तुकला, नृत्य कला, जितनी भी कला है वो सब जरूरी। अगर जैसे द्रौपदी के 5 प्रतीक, तो ऐसे हमारी जिंदगी जो कि द्रौपदी की ये 5 चीजें अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी बहुत सफल हो सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है। तो मैंने इनको प्रतीक बनाया। इस कहानी में कहानी भी चल रही है इसमें, और साथ साथ ये प्रतीक भी चल रहा है। अरे वाह। तो हमारे साहित्य का जैसे समासूक्ति काव्य कहते हैं, जो कठिन माना जाता है, जायसी का पद्मावत जो था, जो पद्मावती कहानी भी चल रही है और साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिक चेतना है वो भी उसमें दी है। तो मेरी कोशिश ये है कहानी में कोई छेड़छाड़ ना हो, कहानी भी चलती रहे, और मेरे जो कहना चाहता हूँ ये आता है, तो इसलिए इसका नाम प्रतीक पांचाली है। दूसरी बात क्या थी, मैंने सोचा चलिए कि जिंदगी के लिए जरूरी है, और जिंदगी में जरूरी क्या है, अनेक ऐसे प्रसंग जो आए हैं, मैंने उन्हीं प्रसंगों को छांटा जो मेरे इस काम के थे। कहते तो महाकाव्य इतना बड़ा है,
महाभारत की कहानी इतने में कैसे मिल पाएगा, 400 पृष्ठ में, ये 21 साल है इसमें। तो लेकिन लगा कि आप कहीं भी देख लीजिए, अर्जुन आ गया है ना, तो मुझे लगा कि कर्म की परीक्षा, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, कर्म के गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसकी परख अपने अंदर हो सकती है। हमें जैसे हमारा जो कर्म है उसके साथ चार है कि नहीं। अर्जुन के साथ जो चार भाई थे ना, हर अर्जुन आ गए जी, और चार भाई साथ में, तो हमें देखा हमारा जो कर्म है उसके साथ में युधिष्ठिर है कि नहीं, यानी हमारे मानव धर्म है कि मानव धर्म है कि नहीं, हम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अरे हम कर्मठ हैं कि नहीं, हमारी कोई वैज्ञानिक पद्धति हमारे पास हो सकती है तो हम क्या उसका उपयोग किया, क्या उसमें कलात्मकता है कि नहीं, कलात्मकता है, कितना अच्छी शक्ति है, ये खराबी चल सकती है जी बिल्कुल, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से छापने वाली छापी थी, कलात्मकता आएगी तब इतना आकर्षण है, तो कला जो है वो आदमी के लिए बहुत जरूरी होती है। तो हमारे कर्म की परीक्षा भी इसी से, हम ढूंढना चाहे कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम इसके माध्यम से जान सकते हैं। तो मैं हमेशा, चाहे कविता का कर्म हो, चाहे नौकरी कर रहा हो कोई आदमी, वो देखे आप हर समय देखे मैं जो कर्म कर रहा हूँ इस वक्त, उसके पीछे चार चीजें हैं कि नहीं, ये चार भाई हैं कि नहीं अर्जुन के साथ, अगर हैं तो निश्चित रूप से कर्म मेरी दृष्टि से अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं दूसरी बात कहने की दिमाग में बिल्कुल ये मैंने सब कहने की कोशिश की। तीसरी बात जो है मैंने थोड़ा और एंगल बढ़ा किया, फिर मुझे लगा कि चलो व्यक्ति से हम लोग समाज की तरफ आए, राष्ट्र की तरफ आए, तो मुझे लगा द्रौपदी जो है किसी भी राष्ट्र की प्रजा है। अब देखिए दुशासन खराब शासन उसको द्रौपदी को और प्रताड़ित कर रहा है, इसका मतलब ये कि राजा जो है प्रताड़ित करेगा प्रजा को, तो ठीक नहीं। तो इसलिए मैंने राष्ट्र की कल्पना भी इसमें की, द्रौपदी को मैं किसी राष्ट्र की प्रजा माना। अब हमारा राष्ट्र है समय भारतवर्ष राष्ट्र है, उसके लिए भी 5 थे कि नहीं, प्रजा के लिए नहीं, बिल्कुल मानव धर्म हो, अगर सभी लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग, किसी भी देश के लोग मानव धर्म का पालन करें, अनुशासन है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, ये सब जो मानव धर्म होते हैं, ये सब पालन करें तो देश कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए किसी भी देश की प्रजा के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए युद्ध होता आवश्यक जी। तो मुझे लगा कि अब आज दुनिया के अंदर इतना युद्ध है, झगड़े फसाद है, तो अपने आप को ताकत भी बनाना पड़ता है जी। तो राष्ट्र के संदर्भ विचार करते तो हमारी वायुसेना क्या है, हमारी समुद्र सेना क्या है, हमारी शक्ति, हमारी थल सेना क्या है जी, हमारी पुलिस सेना क्या है, पीएसयू क्या है, ये सारी की सारी हमारी शक्ति जो भीम है, तो किसी भी राष्ट्र की प्रजा के लिए भीम की जरूरत भी, शक्ति की आवश्यक है। शक्तिशाली देश होता है तो लोग उसकी पूजा करते हैं। तीसरी चीज मैंने सोचा और किसी भी राष्ट्र के लिए कर्म बहुत जरूरी है। आदमी अगर मैंने नौकरी में जाए और काम ना करे तो क्या मतलब, तो कर्म भी बहुत आवश्यक है। हाथों को काम न मिले, कल कारखाने की क्या है, ये अर्जुन ही तो है जो कल कारखाने है, मजदूरी कर रहा है, जो काम कर उसको मिल रहा है, तो वो अगर वो ना रहे तो क्या बचेगा दुनिया देश के अंदर। तो अर्जुन भी बहुत आवश्यक है। फिर विज्ञान, आज के संसार में तो पृथ्वी की तरह विज्ञान कुछ होता नहीं। अब एक देश से दूसरे देश में हवाई जहाज से जाते हैं, कुछ करते हैं, या और भी जो वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, बिना उपलब्धियों को बना के क्या बात बनेगी, कुछ नहीं बनेगी। तो ये मैंने उसमें ये भी देखा कि शैली भी जरूरी है, और बिना कला के क्या, कला तो आदमी की जिंदगी बनाती है ना। ये तो ऊपरी भौतिक चीजें हैं तो हमारी सुविधा प्रदान करती है, लेकिन और दुविधा भी प्रदान करती है, लेकिन कला जो है वो आदमी के लिए आनंद प्रदान करती है। तो आत्मा की खुराक है, तो हमारे मन की खुराक है, शरीर की खुराक तो ये सब चीजें हैं, लेकिन मन की खुराक तो कला है ना। तो अगर आदमी की जिंदगी में कला नहीं है तो संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी, हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। कला जो हमें दूसरे से जोड़ती है, हमें संवेदनशील बनाती है, संवेदनशील बनाती है तो हम दूसरे शब्द को पहचानते हैं। तो इसलिए कला का बहुत बड़ा योगदान है। तो किसी देश के अंदर एक सब लोक कलाएं जो होती हैं, लोक कलाएं जो ऐसी कलाएं हैं जो मतलब लोग जीवन में उनका बड़ा आनंद है, सॉन्ग है और ये नाटक वाटक जो करते हैं तो गाँव के अंदर वो सब है, ये सब आनंदित करते हैं, अनपढ़ आदमी को आनंदित करते हैं। तो इस तरह से मुझे लगा कि राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने ये दो, जिंदगी के प्रति और राष्ट्र की प्रजा के प्रति,
मान करके मैं इसमें। और एक बात जो खास है वो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो सबसे विनती कर रही थी, युधिष्ठिर के पास गई, मेरी रक्षा करो, अर्जुन के पास गई, भीम के पास गई, यानी मैं उनको प्रतिकार में ले रहा हूँ, तो धर्म के पास जा रही है, वो भी चुपचाप बैठी हुई, शक्ति के पास जा रही है, वो भी चुपचाप बैठी हुई, कर्म के पास जा रही है, कह रही है तुम तो मुझे शादी करके तुम्हारे साथ आई थी, मैं तो तुमने बांट दिया कहीं मगर मैं बट गई, लेकिन वैसे तो तुम्हारे साथ ही आई हूँ, असली तो आ नहीं हूँ, तुम तो मेरी रक्षा करो, वो भी चुपचाप बैठा हुआ। देखिए, सहदेव से कहा वो भी, नकुल से कहा वो भी। तो जब सारी चीजें चुप हो जाती हैं, न कला बोलती है प्रजा की परेशानी के समय में, न विज्ञान बोलता है, न शक्ति बोलती है, न धर्म बोलता है, न कलाएं बोलती हैं, तो क्या होता है? फिर छठी चीज आती है, जिसे कृष्ण कहते हैं। अरे वाह। और कृष्ण को मैंने क्रांति माना। हाँ। जब सब चुप हो जाते हैं, कोई नहीं बोलता, तो छठी शक्ति अचानक उदित हो जाती है। अरे वाह, जिसे क्रांति कहते हैं। तो कृष्ण वहां क्रांति है, क्रांति है, ठीक है। क्रांति हो जाती है, सब चुपके तो बोलो ना, कोई नहीं बोले, इस समय जब हो जाए प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तो इसके लिए तो क्रांति आएगी, कृष्ण करेगा, वो आएगा, तो उसको मैंने कृष्ण को क्रांति का प्रतीक माना। इस तरीके से सारे, पता नहीं कहाँ से मार्क्स की कृपा हुई मेरे ऊपर कि मैं जो हूँ इस प्रकार से सोच सका। तो मैंने अपनी जीवन की जीवन दर्शन फिलोसफी जो मेरी थी वो मैंने इस माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से डालने की कोशिश की। सारी घटनाएं भी इस प्रकार की। आप जब घटनाएं देखेंगे तो सारी घटनाओं का मैंने चुनाव किया कि ये जो स्वयंवर क्या है, ये इलेक्शन है, इलेक्शन है। हाँ, द्रौपदी को किसको पसंद कर रही है, सोचिए जरा। अब सारा दृश्य द्रौपदी वाला आता है, स्वयंवर का दृश्य आता है, तो और सारे राजा लोग मुकुट सजाए हुए आए हुए हैं, ये साधु वेश में जाते हैं, साधु वेश में जाते हैं जी, विनम्र होकर जाते हैं। क्या क्या कंडीशन क्या रखी गई थी? ये रखी गई थी, भैया जो है ऐसा कौन है जो श्रीगंगा आदि निकले, जो कड़ाव में नीचे देख करके और ऊपर मछली जो घूम रही है तो उसका अनुसंधान कर सकते है ना। कहानी ये है, मैंने उसे प्रतीक ढूंढा, मैंने प्रतीक ढूंढा कि द्रौपदी रूपी प्रजा को जबरदस्ती को किसी को ले जाए, जीत जाए, अलग बात रही, लेकिन प्रजा का आकर्षण बिंदु कौन होता है? वो व्यक्ति होता है जो कर्मठ हो। कर्म अर्जुन जी, और कौन सा कर्मठ? कर्मठ तो वो भी है जो डकैती करता है। कौन सा कर्मठ? जिसके साथ दुष्ट धर्म, जिसके साथ शक्ति है, जिसके साथ कला है, जिसके साथ विज्ञान है, उसको पसंद करती है पूरी प्रजा। अरे इसलिए द्रौपदी ने प्रजा पसंद किसे किया? अर्जुन को किया। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन मुकुट का थोड़े गए, अहंकार में थोड़े गए, साधु वेश में गए थे, छिपके गए थे। और वहां जाकर के उन्होंने संधान जब किया और उसको उन्होंने प्रतीक बनाया, तो सामने कढ़ाव रखा हुआ है, तो उसमें क्या है? तेल है ना, तेल। हमारे संस्कृत में तेल घी को स्नेह कहते हैं जी जी। और क्या कहा कि कढ़ाव में देख करके तब ऊपर जो है तो गर्दन झुकी या यूं हुई, यानी जो धरती की तरफ देख रहा है जी, जो इतिहास की तरफ देख रहा है, जैसे जीवन की तरफ देख रहा है, जो डाउन टू अर्थ है, अहंकारी नहीं, अहंकारी डाउन टू अर्थ है, नीचे नीचे झुकने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो शक्तिशाली होते भी झुका है, तो वो झुका। और कहाँ देखा? प्रेम में देखा, कड़ाहों में वो तेल भरा हुआ, वो प्रेम। और मछली क्या है? घूम रही चारों तरफ, चंचलता है, और चंचलता को भी जो है नीचे देखकर देख सकता हो, है ना। वो पुरानी कहावत, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जी। तो हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सबको प्रेम से देखना, प्रेम में झांकना, और बस एक आंख को निवेदन करना है। तो वो मुझे लगा कि इसमें ये इलेक्शन है पूरा। प्रजा जैसा पसंद करती है वो अर्जुन को पसंद करती है, कर्मठ व्यक्ति को पसंद करती है। और कौन सा कर्मठ? जिसके सारी चार चीजें, ये चार चीज। तो ये समझे, ऐसी घटनाएं जो मैंने उसमें चुनी, उन घटनाओं में मैंने प्रतीकात्मक करती। आपने जो जो बातें बता दी उदित पांचाली इस महाकाव्य के बारे में, उसके बाद मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक हैं वो निश्चित रूप से इसको पढ़ना चाहेंगे और उसको पढ़ना चाहेंगे।
अ, तो ये कहाँ उपलब्ध है? ये प्रकाशित असल के में साथ क्या था, उपलब्ध मुझे बहुत जल्दी थी इस छपवाने की, तो मेरे दुर्भाग्य से वो रहा नहीं। मेरा बहुत प्रिय शिष्य असीम, अनिल सिंह नाम से थे। जी, जी, अनिल तो सिंह। हास्य कवि लिखते थे और उन्होंने गजलें जो है वो बहुत अच्छे, बहुत कर्मठ और बहुत ही यानी जागरूक व्यक्ति और बहुत अच्छे कवि भी थे। तो उनका प्रिंटिंग वाला काम था। जी। तो मैंने उनको दिया, उन्होंने मुझे 18 दिन में छापे दे दिए, अरे वाह! क्योंकि मुझसे मेला लग रहा था, तो मुझे हाँ, उससे हाँ। तो मैंने, हालांकि वो प्रकाशन नहीं है, जी, लेकिन मैंने उनसे छपवाया। तो ये उनका असीम असीम प्रकाशन है जी, गाजियाबाद में, उनका लड़का चलाता है। अभी एक साल पहले उनकी मृत्यु हुई है, जी, अनिल सिंह की। और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि इसको बड़ाई बापू ने बहुत पसंद किया, जी। और उनके हाथ में ग्वालियर में इसका विमोचन हुआ। जी। अरे वाह! है। मैंने समर्पण उन्हें किया। मैंने सोचा ऐसी पुस्तक जो पौराणिक वाली है, जी, और आप तो ऐसे काफ़ी व्यक्ति समय को, से हो रही वापस ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिए जो इतने मेरे आराध्य हैं। जी, बिल्कुल। है ना, तो उनको मैंने उन्हीं को समर्पित भी की किताब है। और उन्होंने ग्वालियर में 25,000 लोग थे, उनके सामने इसका विमोचन किया था। और 165 देशों में, जैसे ज्यादा देशों में ये लाइव किया था। अरे वाह! तो मुझे उनका भी आशीर्वाद मिला। और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में फिर इस पर पीएचडी को अकेली की था। अरे क्या बात! वैसे कि पूरे लिटरेचर पर 22 लोगों ने पीएचडी की है और उपलब्ध उन्हें उपाधियां प्राप्त हुई है सबको। लेकिन इस अकेली किताब पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में विषय मंजूर हुआ कर रही है वाहिनी है, तो उसको पीएचडी करते हैं। अरे वाह! क्या बात है! तो दोस्तों ये महाकाव्य उपलब्ध है असीम असीम प्रकाशन से, और आप वहाँ से इसे मंगा सकते हैं। इससे संबंधित अगर कुछ और जानकारी मैं डॉक्टर साहब से लूँगा और कोशिश करूँगा कि इसे हम कविशाला पर भी वो सारी जानकारी दें, ताकि कोई भी अगर इस पुस्तक को मंगाना चाहे तो वो मंगा सके। क्योंकि आपने जितनी बातें बताई हैं, मुझे मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि लोग इसे पढ़ना चाहेंगे और इसके बारे में और जानना चाहेंगे। तो मैं पीएचडी प्रोग्राम पढ़ा, तो कॉलेज में पढ़ाता रहा था, तो मुझे महाकाव्य के जो गुण होते हैं, तत्व होते हैं, जी, उनको दिमाग में रखा मैंने। तो इसमें वो जो महाकाव्य के लक्षण होते हैं सारे, जी, अलग अलग छंद का प्रमाण, अनेक छंद का प्रमाण मैंने प्रयोग किया है इसमें। और भाषा जो कुछ भी महाकाव्य जी। से संबंधित बातें होती हैं, उन सबको पालन करने की कोशिश मैंने। आपसे एक और बात पूछना चाहता था मैं, और वो ये है कि मैं इतने वर्षों से आपको जानता हूँ, आपको कभी क्रोध करते नहीं देखा। ऐसा होता है। तो ऐसा कैसे? मतलब जबकि आप मंचों पे जाते रहते हैं, सफर पे जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिर भी ऐसा कैसे? मतलब कभी नहीं देखा मैंने। असल में क्या हो, क्रोध का समय निकल चुका। मतलब मैं क्रोध क्रोध तो आज भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं क्रोध को डाइवर्ट कर देता हूँ। असल में मेरी मैंने अपनी जिंदगी से बहुत जाना सीखा। मुझे लगता है कि क्रोध जो नाम की चीज है, वो आदमी की सबसे बड़ी शक्ति है। क्रोध से बड़ी शक्ति मैं नहीं मानता आदमी की जिंदगी। अब छोटा बच्चा भी जब गुस्से में होता है, तो बड़े लोग भी करता है तो निकल के बाहर चला जाता है। लेकिन छोटी उम्र का बच्चा भी जब उसके मन में क्रोध आता है, गुस्सा होता है, तो वो जो है हमारे हाथ नहीं आता। तो क्रोध इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो मैंने मेरी कहानी भी लिखी मैंने इस क्रोध से जुड़ी वाली बात कही मैंने। तो मैं ये कहता हूँ कि ये इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी पूंजी है, ये हीरा है हमारी जिंदगी का। और हीरे को आदमी सब्जी मंडी में खर्च नहीं करता है। क्या बात! हीरे को संभाल कर लॉकर में रखता है। जब सारी चीजें उसकी खत्म हो जाती हैं, तब वो हीरो को निकालता है। तो ऐसे मैं भी सोच रखा है मैंने कि कब निकालना, जब इस नौबत आ गई तो हो सकता है हीरा निकालना पड़े। लेकिन जब तक मैं सोचता हूँ कि खेड़ी से काम कर सकता है, पैसे से काम कर सकता है, तो मैं हीरो क्यों निकालू? तो हीरा तो बहुत ही एक ऐसी महत्वपूर्ण, सबसे आखिर में निकालता कोई भी क्यों ना हो। तो ऐसे ही क्रोध को, सुबह हम लोग सीट में लड़ाई हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, आमने सामने गाड़ियां आ रही हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्यों भाई? लड़ना पड़ना तो हो जाओ, सीमा पे जाके लड़ो। ये क्या आमने सामने गाड़ी अगर ठोक दी, दूसरे को गोली मार दी, ये क्या बात है? जैसे ये कितनी बेवकूफी है। अपना घर भी बर्बाद करा, दूसरे का भी दिया। तो क्रोध जो है वो उसको संभाल कर रखना चाहिए। हमारे पास चिल्लर खूब है, प्रेम से उसे बांटो। क्या है नहीं?
हाँ, मैंने कहा ये इतना के जो व्यक्ति बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो साधु महात्मा ने कहा ठीक है, कल आना मेरे पास, अपने घर की सारी पूंजी ले आना मेरे पास, क्या वो जो किसी तुम्हारे पास सब चीजें, तो सब हीरे वीरे सब चीज लेकर गया, और चिल्लर भी लेकर गया। फिर उससे बोले तुम्हारा नौकर चाकर बोलेंगे नहीं, आज तुम्हें मेरी नौकरी करनी है, मैं सब्जी मंडी में जाओ और सारी ले जाओ तो अपने पास। पहले तो वो सोचा कि जो साधु जो है बड़ा लालची है, सारी चीजें मत मंगवा दी, नहीं बोले उसी के हाथ में रखी, जाओ भाई सब्जी मंडी में जाओ और भिंडी ले आना, हाँ, 1 किलो भिंडी ले आना। वो गया वहां पर, तो उसने भिंडी लेके चला आया, तो हाँ ले आए भिंडी, हाँ, तो क्या खर्च करा था हमने, तो बोले कि नहीं, तो चिल्लर खर्च करी थी। पर क्यों, तुम्हारे पास तो ये हीरा गिरा था वो तुमने वो भी नहीं दिया। अरे वहां अगर देखो अब देते तो हीरे से लड़की खरीद लाऊंगा, हीरा से तब खरीदूंगा, हीरे से कोई बड़ी चीज खरीदूंगा। तो बोले रोजाना तो सुबह शाम को दूसरा होते रहते हो, हीरा करना इधर बचा कर रखो, चिल्लर करना। तो बहरहाल वैसा मेरे में जो विचार आता है, तो मैं कभी कहानी में, कभी कविता में, कभी गजल में, कभी शेर में डाल देता। आदमी की कर्मठता बहुत बड़ी चीज है। मैंने कहा ना उसमें कविता में वो, ताकि किसी भी काम को करने की चाहे तेरे आगे आती है, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें चले आती है। अरे तो हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले क्या, तो राहों पर मंजिल तो बाद में आएगी, पहले राहों तो ढूंढो। आपने शेर पढ़ा तो मुझे ध्यान आ रहा है कि अभी कुछ दिनों से आपके दो शेर बड़े प्रचलित हो रखे हैं। वैसे तो आपके तमाम शेर बहुत प्रचलित हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो केबीसी पे शायद वो दो शेर पढ़े गए थे, जिस कारण से काफी आजकल वायरल हो रखे हैं वो शेर, और काफी जगह मुझे देखने सुनने में आए। हालांकि आप कई मंचों से उससे पढ़ चुके हैं, लेकिन क्यों ना एक बार फिर वो शेर आपसे सुनने को मिले। अच्छा, अभी करोड़पति जो जी था, मैं शायद कौन सा किशोर की शादी करते दिसंबर का जी जी हाल फिलहाल का भूल रहा हूँ मैं, तो उसमें जो एक सहारनपुर के थे जी, जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे जी, वो सामने थे अमिताभ बच्चन जी के जी। तो अमिताभ जी ने जो है ऐसी बातचीत चल रही थी, इसी मैंने कहा मैं डॉक्टर मोहन के गीता लेना सुनाऊं क्या, तो वो ग्राम सुनाई, तो उन्होंने सुनाई थी, और मंचों पे आप सुना होगा, और मेरी जिंदगी की फिलोसफी भी एक प्रकार से भैया जी, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, रिश्तों की बात कहता हूँ, चलने को एक पाँव से ही चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और क्या है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। तो शेर है जी, जो मैं तो अक्सर नहीं सुनाया करता हूँ, अब सुनाने लग गया हूँ जी। जो प्रेम का जो स्वरूप है, उसको मैंने हिंदू पंक्ति में डाला है। वैसे कल आप तो गजल गाने पड़े, तो देखिए से मैंने जो काफिया निभाया है जी, इसके ढंग से निभा पाया हूँ। पूरी धाम की साथ दे तो और बात है, मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, गीत का ही मुखड़ा होता है, तो मुखड़ा भी मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है। अंतर मन ही साथ नहीं दे रहा जी, अंतरा तब तो प्रेम है जी। तो इस तरह से हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं समृद्धि के घर पर था जी, तो वो कार्यक्रम आ रहा था, तो मेरे मित्र हैं मुरादाबाद के हैं, वो जगदीप जी चित्रकार है बहुत अच्छे, मैं थोड़ी चित्रकारी भी करता हूँ, मेरी जी बिल्कुल बिल्कुल है, ये मेरे बने। अरे वाह, ये सामने दिखाई दे रहा है, ये जी जी ये वाला जी जी ये, तो वो जगदीप जी अच्छे प्रेरणा में जो वो चित्रकार हैं मुरादाबाद में, तो उनकी प्रेरणा से मैंने चित्र बनाने सीखे, बनाने सीखे, तो उन्होंने सुना था और हम पिक्चर देख रहे थे, वंदना के घर पे बेटी जी, तो कहा तो आपका वो करोड़पति वो आ गया तो फिर हमने देखा, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं वहां पर अगर हमारे विषय कहे जाते हैं संसद भवन में भी जी,
जो हमारे में आई गई, तो हमें लगा लिखना साफ था। जी, वैसे बच्चन साहब भी आपसे परिचित नहीं है, आप उनके यहाँ काव्य पाठ कर चुके हैं, हाँ, उनके हाँ। सामने काव्य पाठ कर चुके हैं, तो तो लखनऊ में जो जी। श्री हरवंश साहब बच्चन जी के इतने करते हैं, तो मुझे बुलाया था वहाँ पर। जी। तो बच्चन जी मौजूद थे, मतलब ये अमिताभ बच्चन जी और जया जी और जो अभिषेक बच्चन जी, ये चार लोग मौजूद थे, उन्होंने बड़ा ये किया। तो जी। तो इस तरीके से वो मुझे जब मुलाकात तो उनसे भी है, अगर मुझे उम्मीद है शायद वो याद में भी रहा हूँ उस दिन आ जी, गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बात में उन्होंने एक पत्र भी लिखा मुझे बाद में। जी, जी, वहाँ जी, से जी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब मैं उनसे बहुत सी बात सीखी जाती है बड़े लोगों से। मैं यहाँ आया तो उन्होंने अपने जी। हैंडराइटिंग में पेड़ पर, अपने पेड़ पर लिखा कि आप हमारे पिताजी के आयोजन में आए, तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, बड़ी बात। तो ये मतलब उन्होंने चौथे दिन ही लेटर आ गए, जब वहां से लौट कर आए तो चौथे दिन का हाथ का लिखा था, हैंडराइटिंग में। वो बिना पता वो समझता। और उनके बच्चन जी जो है, जब मेरी किताब छपी थी भीतर सागर बाहर सागर जी, तो मुंबई भेजी थी मैंने, तो उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया, वो इतना लंबा कागज रखते थे वो, उसमें अरे वाह! वो लाम की तरह उर्दू में लाम बनाते हैं ना, इस तरीके से वो उनका राइटिंग था। उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया किताब का, बहुत दिया। और उसमें मैंने भूमिका लिखी थी अपनी किताब की, तो उस भूमिका को पढ़ के लिखा कि तुम हो कवि तो अच्छे हो, गीतकार हो, लेकिन आप बहुत ही अच्छे एक उपन्यासकार, एक कहानीकारी बन सकते हो। तो उनकी प्रेरणा से मैंने 2 उपन्यास भी लिखे। क्या बात है, उपन्यास लिखे ना? जी। ये जी हाँ मैं गजल हूँ। जी, जी हाँ, जी हाँ मैं गजल हूँ। मिर्जा गालिब जी की लाइफ पर है पूरा उपन्यास। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक नीलमणि, ये ललित उपन्यास है। मतलब बिल्कुल जैसे पढ़ाई हुई तो कविता बनाया जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके से 2 उपन्यास मैंने उनकी लिखी प्रेरणा से लिखा। उन्होंने कहा तुम्हारी शैली ऐसी लिखने की, तो तुम उपन्यास लिख सकते हो, तो मैंने 2 उपन्यास भी लिखे। क्या बात! तो हरिवंश साहब बच्चन जी ने उस समय थे, सन 78 में छपी थी किताब। जी, जी। तो उन्होंने भेजी थी, तो उनका उन्होंने चले पास भी लेटर लिखा। क्या बात! बाद में एक बात रह गई, तो आप जो अपने बचपन का ज़िक्र कर रहे थे, तो वो आपने बताया था कि वहाँ एक कुआँ है आपके नाम से, उसका ज़िक्र रह गया। क्या क्या किस्सा है, वो हम जानना चाहेंगे? वैसा था कि हमारे पिताजी जो थे, वो पटवारी थे। जी। और हमारे दादा परदादा सब पटवारी थे। कायस्थों में कायस्थों से पटवारी हुआ करते थे। जी। तो वो गाँव केंद्र में पड़ता था, जिससे चारों तरफ वो आ जा सकते थे। हमारे पिताजी घोड़े पर निकलते थे, हमारी माँ पालकी में निकलती थी। तो वहां पर तो कुआं जो था, उस गली में जो कुआं था, हमारे पिताजी ने सुना कुआं रखा। तो आधा होता ना, आधा कुआं बाहर निकला जाता है घर से, और जी, आधा कुआं अंदर होता है। वो वाला था। अच्छा। अब तो फिर वो बंद हो गया है, लेकिन मैं अभी 3-4 बार गया था अपने गाँव। तो अब की बार जब गया तो पटवा दिया गया है। उससे पहले वो हुआ था, और मेरे नाम से था कुआं। अरे और पटवारियों वाली गली के नाम से। अरे वाह! क्या बात! तो क्योंकि 2 महीने का था तभी छूट गया घर। उसके पिताजी का देहांत अचानक हो जाने के कारण से बाद में ऐसा हुआ, बहुत संपन्न था ही हमारे घर में। तो सामान्यतः संपन्नता भी लोगों को पसंद नहीं आती है किसी की। तो हुआ ये कि बाद में पिताजी की डेथ की कोई 4-5 दिन बाद ही हमारे घर में डकैती पड़ी। तो उसमें हमारी मेरे मदर के पास लेटा हुआ था, 2 महीने का था। और मेरी बहन जो थी 14 साल की थी, 15 साल की थी, 2 बहनें भी थी। बीच में मेरे भाई बहन जो रहे नहीं, तो वो लोग हावड़ा वावड़ा लेकर के आए थे। और हमारा तो घर में कच्चे घर हुआ करते थे जी। में। तो घरों में लोग अपना पैसा डाल देते थे। उस जमाने के अंदर चांदी के रुपये हुआ करते थे। बैंक में तो गाँव में कोई मामला नहीं था, तो सब लोग अपने घरों में कहीं। तो हमारे घर में कोई 24-25 का कल से चांदी का रुपया गढ़ा हुआ था। और सोने के जेवरात भी गड़े, सोने चांदी के जेवरात गड़े हुए थे। तो उन्होंने हमारे ऊपर चाकू रख दिया और मदर से कहा कि बताओ कहाँ कहाँ, नहीं तो इसे मार देंगे। तो मदर ने कहा इसे छोड़ दो, और उन्होंने जो था बता दिया, तो वो खा के ले गए। तब वो ये हुआ कि माँ डर गई बहुत ज्यादा। तो उसने तुरंत ही
कहती कि 5-7 दिन बाद अपनी माँ के यहाँ आ गई, हमारे हम लोगों को देखने, यानी हम ननिहाल में आ गए। 2 महीने की उम्र में ही इस प्रकार से हम अपने ननिहाल में आ गए। ननिहाल में आए तो नाना जी की डेथ हो चुकी थी, नानी भी 2 थी, और मामा थे वो तिगड़ी, गढ़ स्टेशन है ना जी, गढ़वाल के पास में, शाहपुर नाम का गाँव है। तो तिगड़ी से उनका गंगा जी के जब पानी समा जाता है, बाढ़ बाढ़ भी आई, मुझे हल्की सी झलक है मेरे आंखों में, ऐसा कि मुझे अभी सपना सा आता है जैसे कि पेड़ है, पेड़ में चारपाई बड़ी बांधी हुई है, उसमें हम बैठे हुए हैं। तो सफाई ये थी, मैं लगभग 1.5 वर्ष का समय हो गया था। तो बाढ़ आई थी तो लोगों ने चारपाई को पेड़ों से बांध करके उस पर सुरक्षित स्थान महसूस किया था। तो मुझे आंखों के सामने आज भी पानी का झलक है, और आपको मैं बता रहा हूँ पानी से बहुत डरता हूँ। अच्छा, गंगा जी में जाता हूँ, मेरा मन करता है लोटे से नहा इतना डरता हूँ। अरे, और जाऊंगा तो इतना था जाके वहीं लुटी लगानी पड़ी। ये आदि दरिया जी, बस आगे मतलब बढ़ता ही इतना डर लगता है। तो अभी हमारे मेरे बड़े भाई बहन में बस बच्चे नहीं, तो ने बोल दिया था कि इसकी मेड़ खुलवाएंगे। मेड़ खुलवाना का मतलब होता है हमारे यहाँ इधर के इलाके में कि गंगा जी को अर्पित कर दें। जी, तो हमारे बाल नहीं बने, 5 साल तक तो हमारे वाली मतलब बड़े रहे, काटे नहीं थे। तो गंगा जी को जाकर काटे, और वहाँ पर वो जो होती खाट जो होती है पूरा, उससे वो बनाई जाती है, और हमें फेंक दिया गया, और फिर निकाल लिया गया। तो वो भी डर बचपन का मुझे आंखों के अंदर देखिए, पानी से बहुत डरता हूँ, आज भी सिखाता हूँ तो मतलब दूर से नहाने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरा क्या है, आपको बात आई तो बता रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी उम्र तक, मतलब बहुत पहले तक रेलवे लाइन से बहुत डरता था, बहुत डरता था। मतलब मैं कभी समझाना तो मेरे होता था, तो अब मैं स्टेशन में बैठा हुआ, गाड़ी आने वाली है, तो मुझे बार बार लगता कि मैं पटरी पर ना जाऊँ, पटरी पर ना जाऊँ, ऐसा मतलब लगता था, बड़ी बेचैनी हो जाती थी। और जो लोग मेरे साथ होते थे वो कहीं क्या है कि आ तो रही गाड़ी आएगी, तो मैं बार बार झांक रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब कोई अजीब सी हलचल बन जाती है मेरे मन में। तो मुझे पता नहीं था, जब मैं पीएचडी कर रहा था, जब मैं साइकोलॉजी के साथ पढ़ी, तो मुझे अपने बचपन की बहुत सी बातें नहीं पता, मुझे अपनी मौसी के द्वारा पता लगी। अच्छा, है ना। तो जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो रही थी, मौसा जी ने की पिताजी के मरने के बाद में, तो मुरादाबाद में, तो मेरी बड़ी बहन की शादी में गांव से बारात आई थी, और रब्बे में बैठा करके, और मेरी बहन की विदा हो रही थी, मैं विदा लाइन में खड़ा हुआ था। तो हमको उस गाँव को छोड़ आए थे, मौसा जी अपने यहाँ ले आए। तो फिर वहां से एक व्यक्ति मुझे उठा के भागा, किडनैपिंग की हाँ। जब मैं उस समय लगभग 2.25 साल का था, और वो लेकर भागा, तो बाराती है तो गाँव के आए थे, झांकी के पास में थी, उन्होंने देखा जब से दरवाजे में खड़ा हुआ तो मुझे देखा भाग रहा है, और रो रहा है, और मुझे करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे भागे। तो मौसी जी ने जहाँ कहा था कटघर मोहल्ला है, तो उसमें था, और बिल्कुल सामने रेलवे लाइन जाती थी, तो वो रेलवे लाइन की तरफ भागा, बाराती उसके तरफ पीछे पीछे भागे। तो उसने जाकर देखा, गिर गया जाकर तरफ, तो उसने मुझे रेलवे लाइन में पटक दिया। अच्छा, और वो घेराव में आ गया, घेराव में आ गया, तो मौसा जी ने पुलिस उसमें दे दिया। हमारी मदर ने इसलिए जल्दी शादी कर दी, दूसरी बहन की, जिसके पास में रहा जल्दों से, हम लोग मुरादाबाद भी छोड़ गए, वहां से वहां चले गए। तो वो पटरी आंखों के सामने रही होगी, भाई ये रहा है। तो बहुत बाद में चल करके, जब मैं किताब पीएचडी कर रहा था उस दौरान, जब मैंने साइकोलॉजी की फ्राइड और नियम वगैरह सब पढ़े, तो लगा उनमें जो छोटी उम्र में घटना घटित हो जाती है, वो दूर तक पीछा करती, वो अभी तक है था। तो पीछा किया उन्होंने, तो इसलिए जो, लेकिन अगर दोबारा आ जाए सामने, तो वो खत्म हो जाती है जी। तो जब मैं मुझे जानकारी मौसी ने मुझे बताया कि ऐसा कभी होता है साथ में, तो वो बातें घटना, उधर उधर साइकोलॉजी की किताब पढ़ना, वो सारी चीजें मिल रही जो तुम्हें हम वो भाई खत्म जी। तो ऐसा हो जाता है। आपकी ये गजल मुझे याद आ रही है, और मैं आप ही से सुनना चाहूंगा। मैं अपनी आपके आपके 50 शेर मुझे जुबानी याद है। आपकी वो गजल सुनना चाहेंगे हम कि सांचे में हमने और के डलने नहीं, दिल मोहन सा था फिर भी पिघलने नहीं दिया।
तो वसन है तो पूरी गजल वो जी लेकिन मैं उसमें मतला और शेर सुना के छोड़ देता हूँ और एक दूसरी गजल के एक मतला और शेर सुना देता हूँ दोनों मिला के जी तो मैं पहले ऐसा कर रहा हूँ कि चार चार लाइनें सुनाता हूँ दोनों जी की फिर पूरे पूरा सुना दूंगा जी मुझे लगा कि आदमी की जो प्रेम है इंतजार का भाव है जी मैं बहुत इंतजार किया था मैंने 1:30 बजे सब समय के बैठ गया था अब आपको रास्ते में दिल्ली में आने में बहुत दिक्कत हुई रास्ते जाम बहुत मिला तो लेकिन इंतजार का अपना अलग मजा होता है अब देखा हमने कितनी बार आपको मैंने फोन जी उसकी अलग घबराहट और डर बेचैनी होती है तो मैंने कभी कहा भी था क्योंकि देखा जाए तो प्रेम की सबसे बड़ी कसौटी ये है आप इंतजार कितना कर सकते कितना कर हैं सकते आजकल हैं भागम भाग है जी जी आजकल तो बहुत जल्दी हमने फोन निकाला और देख लिया उस जमाने में महीनों लग जाते थे दिखाई देगा तो वो इंतजार जो है ना उसकी कसमाहट एक तरह की होती है तो मैंने कभी कहा था कि तुम्हें भरी बाहर से आगे निकल गए तुम्हें भरी बाहर से आगे निकल गए तो मेरे इंतजार से आगे निकल गए और पीछे तुम्हारी वो जो बड़ी दूर चल गई तुम्हें मेरी पुकार से आगे हाँ ये मेरी पुकार से आगे निकल तो पुकार से आगे निकल जाता है आदमी तो हमारे रेंज तो पुकार तक की रहती है वो आगे निकल गया फिर क्या बनेगा तो वो मैंने इसलिए बताया साचे में हमने और की ढलने नहीं दिया साचे में हमने और के ढलने नहीं दिया दिल मोम का है दिल भी पिघलने नहीं दिया चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है हमने गुलाल और मरने नहीं दिया हमने गुलाल और मरने नहीं दिया साचे में हमने और ये चार पंक्तियां दूसरी गजल की मतलब शेष सुनाता याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया मैं कैसे मान लूं इन्होंने अब भुला दिया मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया सावन में होना तो मैंने यही किया सावन में होना तो मैंने यही किया झूले का नाम लिखा और झुला दिया झूले का नाम लिखा और झुला दिया गजल पूरी पूरी है बस जी गाना सुना दे और अब मेरा मूड आ गया तो मैं एक गजल जी और सुनाता हूँ ये मुझे मतलब अंदर से बहुत अच्छा लगता है जी सुनना जी मुझे उम्मीद है आपने सुनी होगी जी और बहुत से दर्शकों ने सुनी होगी दर्शकों को बहुत पसंद है ये गजल तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ आप तक भी गजल पहुंचे सकते आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही
हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, ऐसा हमने भर के प्यार का। आप सभी लोग जानते हैं गजल का मतलब होता है प्रेम की बातचीत, प्रेमिका से बातचीत, औरतों से बातचीत, वो सब मीनिंग है, लेकिन प्रेम की बातचीत जो है वो गजल है। तो इसलिए गजल कही तो प्रेम की बातचीत कर रहा हूँ। आंखों में भर के प्यार का कहानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का कहानी गजल कही। लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम, लिखा जो देखा उसकी हथेली पे अपना नाम, हमने हथेली चूम ली यानी गजल, हमने हथेली चूम ली यानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का कहानी गजल कही। प्रस्तुति जी। कितना कहा खुलेंगे गजल कह के सारे राज, कितना कहा खुलेंगे गजल कह के सारे राज, पर दिल मेरे कहानी गजल कही, पर दिल में मेरी एक न मानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का कहानी गजल कही। वही शेर सुनिएगा। शब्दों में है कहीं पे धुआं और कहीं पे आग, लफ्जों में है कहीं पे धुआं और कहीं पे आग, क्या तुमने सुन के मेरी कहानी, क्या तुम सुन के मेरी कहानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का कहानी गजल कही। आखिरी शेर, आंखों में भर के प्यार का कहानी गजल कही। ये मैंने श्रीमती जी लिखा। अरे वाह जी, करवा चौथ के से। आंखों में भर के प्यार का कहानी गजल कही, जब अपनी चांदनी पे गजल कह रहा था चांद, जब अपनी चांदनी पे गजल कह रहा था चांद, हमने भी तुझ के रूप की रानी गजल कही, हमने भी तुझ के रूप की रानी गजल कही, हमने नए सिरे से पुरानी गजल कही, आंखों में भर के प्यार का पानी गजल कही। क्या बात, क्या बात है। आपसे बातचीत करते हुए, कविता सुनते हुए कब इतना समय बीत गया पता ही नहीं चला। और मैं आपसे हालांकि पता नहीं कितनी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन एक और गजल में आपसे, जो मेरी बहुत ही पसंदीदा गजल है, वो आज के इस सत्र के और आपके सम्मान समारोह के आखिर में ये गजल मैं आपसे जरूर सुनना चाहता हूँ।
और कुछ और भी आप सुनाना चाहें तो समय की कोई कमी नहीं है। कौन सी? गजल है कि जिंदगी में भी नहीं, वो गजल है आपकी कि जब उससे आ जब उससे आके जाके मेरे पाँव के छालों ने छुआ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है, अ, ये वाली ना? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। असल में क्या है कि और अच्छा, ये शेर खासकर मुझे इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है। मैं जब आया तो मुझे पता था कि ये गजल तो मुझे सुननी ही सुननी है, बाकी तो मैं कई बार सुन चुका एक बार हूँ। बताओ जी, ये हमारे बेटे प्रजीत को बहुत पसंद अरे है। वाह, उसने अभी पिछले दिनों मुझसे कहा कि बाबा जी मुझे आपकी गजल बहुत पसंद है, आप जो है मुझे अपने रिकॉर्ड करके रिकॉर्ड करके। तो मैंने रिकॉर्ड कर भेजी बीच को। जी, हो सकता है कहीं बीच में भूल भाल जाऊँ, जी। लेकिन ज्यादा नहीं भूलूंगा शायद, क्योंकि मैं बैठ के पूजा भी करता हूँ। जी, तो कई बार हम अपनी खुली आंखों से देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, लेकिन जब किसी के बारे में सोचते हैं तो न जाने क्यों आंखें इतनी बंद हो जाती हैं और एक नया सा उजाला होता है। जी, कि बाहर का उजाला जो है इससे कहीं कई गुना उजाला वो भीतर होता है। उससे मैंने एक बात सीखी। जी। बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ। ये बिल्कुल उधर भी चली जाती है, आध्यात्मिक तरफ चली जाती है, मार्फत का भी शेर हो गया। बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी मुद्दतों बाद मिली उसकी नजर से जो नजर, मुद्दतों बाद मिली उसकी नजर से जो नजर, कितने खामोश सवालों को सवालों क्यों लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, ये मेरी प्यास की शिद्दत का करिश्मा कहिए, जो मेरे होठों को खुद आके पिया लो ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। ये शेर सुनिए जी, मुझे बहुत पसंद है, आपको पसंद है ये शेर। मुझे उम्मीद है सब दर्शकों को, श्रोताओं को भी पसंद आएगा। बहुत मन का शेर है, आदमी परिश्रम करके आगे बढ़ता है, उसके नमन का शेर। बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। मेरी मंजिल मेरे कदमों से लिपट कर रोई, मेरी मंजिल मेरे कदमों से लिपट कर रोई, जब से जाके मेरे पाँव के छालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ, बंद आंखों को मेरी। असल में ये है कि मुसाफिर मंजिल की तरफ ध्यान देता है, जो मंजिल है ना वो भी सोचती है, वो भी उसका प्रति आकर्षण होता है जी, कि वो आ रहा है दूसरे तरफ जी, और वो भी लिपट कर पड़ती है। अरे तुमने मेरे लिए इतनी इतनी यातना सही, मेरे लिए इतनी परेशानियां सही तुमने, तो वो जो एक चीज है ना, वो जो मंजिल जो है वो भी लिपट कर होती है ना। ये ऐसा नहीं कि हम मंजिल के प्रति, मंजिल भी हमें हमारी तलाश करती है। तो मैं कह रहा हूँ दोनों संदर्भ में देखिए, मार्केट में भी जा रहा है और जी सामने भी जा रहा है।
बंद आंखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आंखों को मेरी, दोबारा सुनता हूँ जी। मेरी मंजिल, मेरी मंजिल मेरे कदमों से लिपट कर रोई, मेरी मंजिल मेरे कदमों से लिपट कर रोई, जब से जाके मेरे पाँव के छालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। रंग आँखों को मेरी, और मेरी गजलें भी कुंवर दिल में उतर जाएंगी, मेरी गजलें भी कुंवर दिल में उतर जाएंगी, गर उन्हें मुझको गर, मेरी गजलें भी कुंवर दिल में उतर जाएंगी, गर उन्हें मुझे चाहने वालों ने छुआ गया, उन्हें चाहने वालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। बंद आँखों को मेरी उसके ख्यालों ने छुआ, यूं लगा जैसे अंधेरों को उजालों ने छुआ। क्या क्या मुझे लगता है कि हम आपको सुनते रहना चाहते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है और हमने आपसे जितना समय लिया था उससे ज्यादा समय हमने यहाँ व्यतीत किया, और आपके बारे में इतनी सारी बातें जानने को मिली, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिली जो शायद आपने कहीं और कहीं हमने मंचों को साझा ना की हों, और इतने सारे गीत गजलें हमने आपसे सुने, और एक बेहतरीन मैं कहूँगा कि ये शाम गुजरी, और मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा, हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और हम एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमारा हमें जो चयन किया कि आपको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, और इसको आपने स्वीकार किया। बहुत मेरे लिए तो बहुत खुशनसीबी की बात है। सभी हम कविशाला के पूरे परिवार के लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम आपको सम्मानित कर पा रहे हैं, आपको सम्मानित करते हुए हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। आज की शाम यहीं तक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बस आखिर की पंक्तियां कहते हुए, क्योंकि हमारा कोरोना काल चल रहा है, तो इसके अंदर हम बाहर निकलते आए जी, तो यहाँ से कोई सकारात्मक सोच वाली बात थी ना, कि उसने फेंके मुझ पर पत्थरों में पानी की तरह, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा, दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर, मैंने उन्हीं को छोड़ के अब जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल कहता हूँ कि होके मायूस न, ये पंक्तियां याद कर लीजिए आप सभी लोग है, और निकलने की कोशिश कीजिए, तमाम निराशाओं से बाहर निकल के कोशिश करें। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। कविशाला को बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं सारे कवियों से कहना चाहता हूँ धीरे धीरे सही राह पे चलते रहिए। आगे की जिंदगी में भी जो भी काम हमने लिया है, ये 5 तत्व है, धर्म, शक्ति, कर्म, और के साथ साथ विज्ञान और कला, ये अगर सही 5 चीजों की जिंदगी में जरूर रहिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। मैं इतनी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अंकुर मिश्र जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, और हमारे अच्युत अंकुर जी को भी, और मेरी तरफ से सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मेरा स्नेह, और ऐसे ही आप सब लोग आशीर्वाद देते रहिए।
ये स्नेह बनाए रखिए, जैसे मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखता रहूं, वैसी गति में चलता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ प्रणाम सभी को।